तो इसमें क्या होगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई थर्मल एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे मेरे बच्चों। करेंगे नहीं करेंगे बताओ जल्दी से, करेंगे ना भाई। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल एनर्जी आ जाएगी, गर्म खून आ जाएगा इनके अंदर, और ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो कॉलिजन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। तो यार दो कॉलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा नहीं होगा, ये बताओ। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, और आप देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है ये रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ नहीं खोया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। मैं आपका अपना नंदू भैया आज आपके लिए जो हमारी सीरीज करंट इलेक्ट्रिसिटी की चल रही है, जिसमें हमारा मिशन 90 प्लस स्कोर करने का है, इसमें लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। भैया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से समझी जा आ करी जा, काहे कि हमनी के अपन जवन मिशन बाटे 90 प्लस स्कोर के ई जरूर कंप्लीट करे के बाटे, हिम्मत के नईखे हारे के। तो जल्दी से चली जा। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ देख लिया, ओम्स लॉ से हम लोगों ने डिडक्शन भी करा लिया है। अब जो हमारा होगा वो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और नॉन ओहमिक कंडक्टर। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब है और नॉन ओहमिक कंडक्टर का मतलब क्या है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, इसमें क्या बताया गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें क्या है कि जो हमारे ओहमिक कंडक्टर होते हैं, ये हमारे ओहमिक कंडक्टर क्या करते हैं, ये V और I। ओहमिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, ओहमिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ओहमिक कंडक्टर में क्या होगा, V और I में जो ग्राफ बनेगा, V और I में जो ग्राफ बनेगा, जैसे मेरा ये I हो गया, ये V हो गया, ठीक है। I और V में जो ग्राफ बनता है ओहमिक कंडक्टर में, वो लीनियर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ। इट मींस जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, करंट भी इंक्रीज होगा। बात आई समझ में, सिंपल है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने यही देखा था कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या होता है, अगर मैं करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, ये नॉन लीनियर ग्राफ बनता है। इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। ये सब वेरिएशन क्या है, नॉन लीनियर वेरिएशन है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओहमिक कंडक्टर की बात करूं तो ओहमिक कंडक्टर तो वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब जिस रेशियो में आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे सेम उसी रेशियो में करंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात करूं तो नॉन ओहमिक कंडक्टर मेरे वो कंडक्टर होते हैं मेरे बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। बात आ रही है समझ में ना। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने का क्या मतलब हुआ, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने का मतलब यह हुआ कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इट मीन सेम रेशियो में, लीनियर वेरिएशन में नहीं है। अगर वेरिएशन हो भी रहा है उनके अंदर तो वो नॉन लीनियर वेरिएशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। नॉन लीनियर वेरिएशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे ओहमिक कंडक्टर में V और I में जो ग्राफ होगा वो V और I का ग्राफ आपका लीनियर हो जाएगा। नॉन ओहमिक में क्या होगा भाई, क्या होगा नॉन ओहमिक में, नॉन लीनियर वेरिएशन हो जाएगा। तो अगर मैं ओहमिक कंडक्टर की बात करूं तो ओहमिक कंडक्टर में V और I के बीच का वेरिएशन लीनियर होता है, लेकिन नॉन ओहमिक में क्या होता है आपका, नॉन लीनियर होता है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं हमारे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इनके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझो भाई। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, हमने क्या किया था, हमने जब ओहमिक कंडक्टर के लिए जब मैंने ये ग्राफ बनाया,
आई वर्सेस वी, आई वर्सेस वी। तो यहां से ग्राफ कुछ इस तरीके से आया भाई, ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था ना भाई, बोलो, इसी तरीके का ग्राफ आया था ना। तो इसमें क्या आया था हमारा, जो थीटा था m इक्वल टू टेन थीटा, और फिर हम लोगों ने किया था I बाई वी जो कि 1/r बैठा था, क्योंकि हमारा करंट जो है वो y एक्सिस पर है फिलहाल, और वोल्टेज जो है वो हमारा x एक्सिस पर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ओहमिक कंडक्टर होते थे, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता था, तो हर जगह एंगल तो फिक्स है ना, हर जगह यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी एंगल थीटा, तो यार रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता था। तो जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं, इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन हमारी बात है डायनेमिक रेजिस्टेंस की। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है भाई, जैसे आपने क्या किया, नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए जब आपने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ चलो मानो कुछ ऐसा बना, मान लेते हैं कुछ ऐसा बना। आप मुझे यह बताइए, जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है क्या? हर जगह एंगल क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है हर जगह। जैसे ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4, क्योंकि कंटिन्यू ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर वेरिएशन में है, तो ये जो एंगल है ये बदलता जाएगा। तो जब एंगल बदलता जाएगा मतलब स्लोप बदल रहा है, और स्लोप बदल रहा है तो स्लोप बदलने का मतलब क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कंटिन्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कंटिन्यू चेंज होता चला जाता है। तो जब हम नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात करते हैं, एग्जांपल्स क्या होंगे, जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर से बने डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी किसका एग्जांपल है भाई, ये सभी नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। इन पर ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ओम्स लॉ को मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता मेरे बच्चों। आप समझने की कोशिश करिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि स्लोप बदल रहा था, तो रेजिस्टेंस उसका कंटिन्यू चेंज हो रहा था। देखो क्या बताया गया, मैंने क्या बताया भाई, मैंने इसमें ये जो मैंने आपको बताया, इसमें दोज कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन क्या आएगा आपका, नॉन लीनियर। यहां पर आपका नॉन ओहमिक है, आप इसे नॉन ओहमिक कर सकते हैं। ये जो वेरिएशन आएगा आपका, ये वेरिएशन आपका नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे करंट आपने यहां लिया, वोल्टेज यहां लिया, तो वेरिएशन कुछ इस तरीके का आएगा। इस टाइप के वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लीनियर वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं इनके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इनका रेजिस्टेंस कंटिन्यू बदलता रहेगा। लेकिन जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं, ओहमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है मेरे बच्चों, कांस्टेंट रहता है। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल है, कंसंट्रेट करके सुनो चीजों को। ठीक है, और कंसंट्रेट करिए, फिर उसको नोट डाउन भी करिए। चीजें बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखो, जो मैंने नॉन ओहमिक कंडक्टर बताया आपको, नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या बताया, जो इसके एग्जांपल्स हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, और जितने भी मैक्सिमम सेमी कंडक्टर्स हैं, वो सभी सेमी कंडक्टर किस पर बेस्ड हैं आपके, किस पर बेस्ड है, नॉन ओहमिक कंडक्टर पर। ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, जो V और I के बीच का वेरिएशन है वो हमारा क्या रहता है, नॉन लीनियर। तो जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, प्लीज सही से समझना, ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ये जैसे मैंने करंट और वोल्टेज में मैंने क्या किया, करंट और वोल्टेज में ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ आपका बन रहा है करंट और वोल्टेज में, इसमें अगर मैं देखूं तो जो वेरिएशन है वो आपका नॉन लीनियर है। तो ये जो D से लेकर E तक करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो होगा आपका, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन सा रीजन होगा, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इधर अगर मैं B से C की बात करूं तो करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज के साथ इंक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। क्या है ये, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत बार आया हुआ, बाकी मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर मैं समझाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा, तो डायोड जो सेमी कंडक्टर है मेरे बच्चों, तो ग्राफ जो बनेगा वो नॉन लीनियर। ये ग्राफ कैसा था, ये नॉन लीनियर ग्राफ था। आप लोग डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे जो शेप आएगी वो शेप हमारी कुछ नॉन लीनियर शेप आएगी। किस टाइप की शेप आएगी, वो शेप कुछ ऐसे, ऐसे फॉरवर्ड और
रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। क्या क्या बताया मैंने भाई, क्या बताया बताओ? नॉन ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को डायरेक्टली फॉलो नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ जो करंट और वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा। मतलब ये हुआ कि जो मैं वेरिएशन ड्रॉ करूंगा तो जो वेरिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, नॉन लीनियर वेरिएशन होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस कंटिन्यू बदलता रहेगा, और जब रेजिस्टेंस कंटिन्यू बदलेगा तो रेजिस्टेंस के बदलने की वजह से हम बोलेंगे कि जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं इनके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा रेजिस्टेंस जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स में मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स बताए, मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नॉन ओहमिक का ही एग्जांपल बनेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी सही तरीके से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन है 1% का तो आप 100% पूछ सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं होगा, आपका बोर्ड एग्जाम बस एक बार ही होना है, और आप इसी बार 90 अबव जाने वाले हैं, तो 90 के लिए मेहनत भी 90 वाली होनी चाहिए। ठीक है, चीजों को सही से समझना है, कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहना है। सही है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखा, नॉन ओहमिक कंडक्टर को देखा, तो अब हम लोग जब ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोगों ने यह बोला था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। और ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट में मैंने टेम्परेचर को लिया था। हम लोग टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक क्या है? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अरे भाई, जब मैं टेम्परेचर को चेंज कराऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होगा। वो जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो कैसे होता है, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, कितना होगा, ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन का पार्ट है, चीजें समझ में आनी चाहिए। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि ये लेवल 1 की क्लास है, टोटली बेस्ड है एकेडमिक लेवल पर। अगर आप कंपटीशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 भी देखना होगा, तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो करिए। ठीक है मेरे बच्चों, देखो 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 किस तरीके से आएगा भाई, किस तरीके से आएगा। हमने देखा था जो रेजिस्टेंस है, हमने देखा था जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था भाई? रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था R इक्वल टू कितना आया था बताओ? M/N/E² टॉ L/A। ठीक है, समझने की कोशिश करना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही आया था, M/N/E² टॉ इंटू L/A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां देखो ना, आप लोग कहां ध्यान लगा रहे हो, आप इधर देखिए आप प्लीज। तो आप लोगों ने क्या करा, एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी कंडक्टर हो सकता है भाई मेरा। अब इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। मैं लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इसकी मोटाई को चेंज कर रहा हूं, जो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। लेंथ को भी चेंज नहीं करूंगा और इसकी मोटाई को भी चेंज नहीं करूंगा। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कराना स्टार्ट कर दिया। इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कराना स्टार्ट कर दिया। तो जब इस कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो समझना जरा क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाई थर्मल एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। अब इनको ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी ना भाई, तो जब ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी तो ये हाई थर्मल एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बड़ा सा बना दूं आपके लिए, तो इसमें क्या होगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाई थर्मल एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे मेरे बच्चों। करेंगे नहीं करेंगे बताओ जल्दी से, करेंगे ना भाई। सिंपल सी बात है यार, अगर आपने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल एनर्जी आ जाएगी, गर्म खून आ जाएगा इनके अंदर, और ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो कॉलिजन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, कॉलिजन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। तो यार दो कॉलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा नहीं होगा, ये बताओ। तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, और आप देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस है ये रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये आया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अरे बहुत सिंपल है ना भाई। देखना जरा, हमने क्या किया, हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे अब। और मैंने आपको रेजिस्टेंस जब पढ़ाया था तभी बताया था कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो टकराना ही तो होता है। जब भीड़ में आप बहुत तेज दौड़ेंगे तो ज्यादा टकराएंगे, स्लो चलेंगे कम टकराएंगे, तो वो जल्दी जल्दी टकराने लगे, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यार कॉमन सेंस भी तो काम कर रहा है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली आ रहा है। कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस जो हुआ वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली है। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी आई, वो जल्दी जल्दी टकराए, जल्दी जल्दी टकराए तो भैया रिलैक्स करने का जो टाइम था वो रिलैक्स करने का टाइम कम हो गया, तो रिलैक्स करने का टाइम कम हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मेटल की, कंडक्टर की। तो मेटल और कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा भाई। किस तरीके का आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बात करूं, देखना जरा, एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। मेरे पास एक कंडक्टर है, 0 डिग्री पर उसका रेजिस्टेंस R0 है, T डिग्री पर उसका रेजिस्टेंस RT है, और T डिग्री सेल्सियस पर मैं उसका रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहूं तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जो आपने टेम्परेचर रेज किया। तो जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस T टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा क्या है, अल्फा इसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली मैंने आपको जो बताया कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ, ये नोट्स के लिए आप लोगों के पास ये स्क्रीन अवेलेबल है, नोट्स आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये टॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा कंडक्टर फिक्स है, कंडक्टर फिक्स होने का मतलब उसकी लेंथ फिक्स है, उसका एरिया फिक्स है। आ रही है बात समझ में ना भाई? बार बार चीजों को रिपीट करा रहा हूं, दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाना चाहिए। 12th क्लास में हो आप लोग, 12th क्लास में हो आप लोग, कुछ ही समय के बाद आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है। चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, चीजों को समझने की कोशिश करिए। रेजिस्टेंस जो है वो टॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, दो कोलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और उसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने आपको इसमें यह बताया कि जो फॉर्मूला होगा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। 1 प्लस अल्फा टी का मतलब जो आप टेम्परेचर रेज कर रहे हैं उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था। इस पर एक क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है अभी देखना जरा, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड में तो कई बार आया हुआ है। किस तरीके से बनता है, इन्होंने क्या किया एग्जाम में, इन्होंने भाई करंट और वोल्टेज में ग्राफ दे दिया कि किसी भी एक कंडक्टर के लिए हमने दो टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया, T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर हमने ग्राफ बनाया। क्वेश्चन में यह बोला गया कि ग्राफ को देखकर बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। अरे भाई I और V का ग्राफ देखकर क्या टेम्परेचर निकलता है? I और V ग्राफ से तो टेम्परेचर आता ही नहीं है। I और V ग्राफ से क्या आता है, रेजिस्टेंस। क्या आता है, रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों ग्राफ में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है भाई, तो आपने देखा अच्छा स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाया आपने, तो रेसिप्रोकल जाएगा। ये कैसे जाएगा रेसिप्रोकल, क्योंकि करंट हमारी y एक्सिस पर है, वोल्टेज हमारा कहां पर है, x एक्सिस पर है। मतलब भाई m इक्वल टू जो tan थीटा होता है, इसमें I बाई V आ रहा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बाई r। जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
मतलब T1 का स्लोप कम है तो T1 का रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर T1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है T2 से, और अभी अभी आप पढ़कर आए हो कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से आया था मेरे बच्चों कि जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा। देखते ही हिट कर सकते थे। इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, शिद्दत से इस लेक्चर को देखना है और आप कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं आसानी से। चलिए थोड़ा सा देखें हम लोगों ने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है विद टेम्परेचर, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम रेजिस्टिविटी को भी देख लें। जब रेजिस्टेंस देख लिया, मजा आ रहा है ना, ऐसे ही चलती है नंदू भैया की क्लास। जब नंदू भैया फिजिक्स वाले से पढ़ेंगे ना आप, तो क्लास आपकी ऐसी ही चलेगी। वो बीच में ज्यादा नौटंकी नहीं, पढ़ने पर फोकस करना है मेरे भाई, पढ़ने पर। नौटंकी से समझ में नहीं आता है, पढ़ने से समझ में आता है। चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ज्यादा हंसने से ज्यादा फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स समझ में आती है। कंसंट्रेट करिए, समझिए, डाउट है टीचर से बोलिए। थोड़ा बहुत चलता है, हमेशा अगर लेक्चर में 1 घंटे के लेक्चर में आधा घंटे अगर यही चलता रहेगा तो कैसे समझ में आएगा। इसी वजह से आपको क्या करना है, कंटिन्यू समझते रहना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नंदू भैया फिजिक्स वाले। चलिए देखिए जरा इधर, देखिए इधर जरा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई बहुत क्वेश्चन बनता है इस पर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। हम लोग रेजिस्टेंस देख कर आए, अब हम लोग रेजिस्टिविटी देखेंगे। लेकिन रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, दिमाग लगाने की जरूरत है। समझना जरा, इसमें थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। समझिए जरा, समझिए। हमने क्या बोला कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, R इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ L अपॉन A, यही था ना रेजिस्टेंस। तो यहां से जो रेजिस्टिविटी आई हमारी, वो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई थी, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। अब यहां से जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दूसरा जो है वो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो रेजिस्टेंस में भी आ रहा था, तो रेजिस्टेंस में क्यों नहीं लिया था। तो इस पहले n को समझो जरा, फिर आपके पास आंसर सभी अवेलेबल हो जाएंगे। ये n क्या है, समझो। समझो का मतलब समझो, नोट बाद में कर लेना, समझो इसे पहले। ठीक है, चलते हैं। देखिए जरा, समझने का मतलब समझना ही होता है, और सही से समझो मेरे बच्चों। होता क्या है, ये जो n होता है आपका, n ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगा। देखो 2 चीजें होती हैं। अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूं तो ये होता है हमारा एक कंडक्शन बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड, और इसी के नीचे होता है वैलेंस बैंड, इसी के नीचे होता है वैलेंस बैंड। बैंड का मतलब एनर्जी लेवल होता है, बैंड का मतलब होता है एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। थोड़ा सा आप समझेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है भाई, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, आ जाएगा समझ में। अब जब हम मेटल की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, एक गुड मेटल की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ये ऑलमोस्ट 0 के पास होता है, ना के बराबर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ये वाले, ये हमारे यहां रहेंगे। तो जब ऑलमोस्ट इनके बीच में जो गैप होता है वो 0 होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन पहले से ही कहां अवेलेबल होते हैं भाई, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इसका मतलब जब मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो टेम्परेचर को चेंज करने से n में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, समझो जरा। एक बार मैं आपको सेमीकंडक्टर के लिए बताता हूं, फिर आपको चीजें सही से समझ में आएंगी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके वो
वैलेंस बैंड के अंदर होंगे। भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करोगे, आपने इसको थर्मल एनर्जी दी फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल। जैसे ही आप इनको थर्मल एनर्जी देंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल, यहां की कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में, जहां ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। और इसी को तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। तो स्मॉल एन इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर में। लेकिन जब बात मेटल की कर रहे हैं तो मेटल के केस में क्या हो रहा है, मेटल के केस में तो ये गैप ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये गैप ना के बराबर है। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर रेज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट पहले से ही इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल है, कंडक्शन बैंड में। कहां पर अवेलेबल है, ये कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है। कहां पर, इसको मैं कंडक्शन बैंड बोल रहा हूं और इसको मैं वैलेंस बैंड बोल रहा हूं। इसको मैं वैलेंस बैंड, इसको मैं वैलेंस बैंड और इसको कंडक्शन बैंड। तो सभी इलेक्ट्रॉन पहले से ही कहां अवेलेबल हैं भाई, कंडक्शन बैंड में। चीजों को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। तो मेटल के केस में एन इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में एन इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है, मेटल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो जब मैं बात मेटल की करूंगा, जब मैं बात मेटल की करूंगा तो मेटल के केस में क्या हो जाएगा, समझो समझो जरा। मेटल के केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है आपका, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, सॉरी रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। रेजिस्टिविटी जो होगा आपका, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। जब हम रेजिस्टिविटी देख रहे हैं रो, तो हम इधर लेकर आए एक तो मेटल, मेटल के लिए देख रहे हैं, दूसरा हम सेमीकंडक्टर के लिए देख रहे हैं। अरे देखो भाई, इधर देखो जरा, इधर देखो जल्दी से, चीजें बहुत आसान है, इधर समझो। एक हमने मेटल के लिए देखा, एक हमने सेमीकंडक्टर के लिए देखा। तो टेम्परेचर के साथ मेटल के केस में क्या आ रहा है, एन में नो चेंज, एन में नो चेंज आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पहले से ही वहां पर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम तो भाई सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर रेज होगा तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात सेमीकंडक्टर की करूंगा तो सेमीकंडक्टर में ये दोनों पैरामीटर आएंगे, एक एन भी आएगा और एक रिलैक्सेशन टाइम टॉ भी आएगा। तो जब आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को रेज करने से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेमीकंडक्टर करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन इंक्रीज होने लगेगा। तो इसका मतलब जब मैं टी को इंक्रीज करूंगा तो एन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। टॉ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से टॉ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि अगर आप देखोगे, अरे यहां देखो भाई, फोकस करो यार, फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग, चीजों को समझने की कोशिश करो, टॉपिक की गंभीरता को समझो, टॉपिक की गंभीरता को समझो। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर आपका जो है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रहा है, यहां पर सेमीकंडक्टर के केस में एन टेम्परेचर इंक्रीज किया, एन इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ, रो डिक्रीज हुआ। यहां पर अगर हम देखें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टॉ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, रो आपका इंक्रीज हो गया। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो एन के फेवर में जाता है। मतलब क्या होता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन मेटल के केस में क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। तो सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। लेकिन कंडक्टर और मेटल के केस में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस मेरे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैंने इसमें आपको क्या बताया भाई, रेजिस्टिविटी जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी आपकी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन और दूसरा टाइम टॉ।
यहां पर भी मैंने वही बताया है। अब देखिए जरा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या बताया गया, ये जो रेजिस्टिविटी है किसका है, ये टेम्परेचर के साथ। किसके लिए मैंने ड्रॉ किया, कॉपर के लिए। तो अगर मैं बात कॉपर की करूंगा तो कॉपर के केस में कैसा होगा, कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, ये कॉपर का डायग्राम है, एनसीईआरटी से है ये रेजिस्टिविटी, और ये आपका टेम्परेचर। तो अगर मैं डायग्राम को बनाऊंगा तो डायग्राम मेरा इस तरीके से, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने नाइक्रोम लिया, एलॉय, इस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि एलॉय के लिए किस तरीके से आ रहा है ये। तो ये एलॉय है, नाइक्रोम के लिए मैंने डिस्कस किया यहां पर, ये नाइक्रोम का डायग्राम है। और ये आपका सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर का फाइनली क्या हो गया भाई, सेमीकंडक्टर का तो आपने अभी देखा डिक्रीज हो गया। तो ये सारा का सारा नोट्स है जो आप अपने कॉपी में इजीली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एकेडमिक लेवल की क्लासेस में नंबर लिखने से मिलते हैं। जब तक आप अपनी बोर्ड की कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी नॉलेज को वहां पर प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, होता क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो हमारा चल रहा है, लेवल 2 और लेवल 3 में क्या है, लॉजिक का सारा खेल है। एमसीक्यू आएगा, आप इजीली टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो आपको रिप्रेजेंट भी करना होता है कॉपी में, जो चीजें आपके दिमाग में हैं उनको कॉपी में भी डालना होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से वहां पर जाकर आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बोलो बोलो अगर कोई दिक्कत है तो। आया ना समझ में, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमेशा याद रखो, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीख मेरे भाई, सूरज की तरह जलना सीख। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाह रहे हैं, चारों तरफ आपकी बात हो, तो यार पहले उसके लिए कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, और फिजिक्स का तो मतलब पता है ना यार, फिजिक्स का तो बच्चे साइकोलॉजिकली अपने माइंड में क्या रखते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। यार टफ नहीं है, लॉजिकल है। टफ कुछ नहीं होता यार, दिमाग की चीजें जो होती हैं वो टफ होती हैं क्या, एक बार बस दिमाग में समझ में आ जाए। मेहनत का काम तो होता है एक मंजिल से तीसरी मंजिल पर ईंटों को लेकर जाना, इसे बोलते हैं यार मेहनत। तो पढ़ाई का काम कोई मेहनत का काम नहीं होता है। पढ़ाई का काम कौन सा काम है मेरे भाई, दिमाग का काम है। आप चीजों को एक बार आसानी से समझ लीजिए, जब चीजें आपके एक बार आसानी से समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बट जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक तो सर में दर्द रहता है। बस एक बार समझ में आ जाए तो उसके लिए आप नंदू भैया फिजिक्स वाले को फॉलो करते रहिए और आसानी से आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करिए। क्लास की खासियत हमारी अलग अलग लेवल में डिवाइड कर रखा है हमने। यहां पर मैं आपको IIT JEE और नीट के लेवल तक नहीं लेकर जा रहा हूं, उसके लिए आप अपना लेवल 2 और लेवल 3 देखिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अब, जो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ, देखो जरा, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि RT जो होता है आपका, RT जो होता है ये R0 1 प्लस अल्फा T कितना होता है 1 प्लस, तो यहां से अल्फा जो निकालूंगा मैं वो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका कितना, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करते हैं, तो जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस चेंज होगा दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब पर डिग्री सेल्सियस पर ये बताएगा कि रेजिस्टेंस आपका कितना चेंज हो जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये मेटल के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको समझना जरा आप सही से, मेटल के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, क्वेश्चन क्या है कि जो एलॉय होते हैं हमारे पास, एलॉय जो होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जब भी बनाएंगे तो हम लोग एलॉय को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों भाई, बहुत बार पूछा गया है, वाई एलॉय आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। भाई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो होता क्या है कि एलॉय के केस में जो अल्फा होता है, ये आपका एलॉय के केस में क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा होगा आपका, अल्फा क्या हो जाएगा, ये एलॉय के केस में अल्फा जो होगा ये नेग्लिजिबल होता है। बिल्कुल एलॉय के केस में टेम्परेचर के साथ ये जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेग्लिजिबल आएगी। ठीक है भाई,
नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। तो अगर आप एलॉय प्रेफर कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे भाई आपने कहीं यूज किया और वो बहुत देर तक ऑपरेट हो रहा है और गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी ना। लेकिन एलॉय के केस में क्या होता है कि वो गर्म हो जाए, टेम्परेचर रेज हो जाए, उसकी रेजिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये ना के बराबर इंपैक्ट डालते हैं। इसी वजह से हम लोग एलॉय को प्रेफर करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब अगर आपने एलॉय यूज किया है तो रो जो है ना, रो आसानी से चेंज नहीं हो सकता। टेम्परेचर को अगर आप चेंज करेंगे तो रो जो है टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, एलॉय के केस में। तो इसी वजह से हम लोग एलॉय को यूज करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग इससे क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो भाई बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देख लिया। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, इस पर जो प्रॉब्लम बन सकती है हमारी, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखिए एग्जाम में पूछा गया है ये, टू मटेरियल सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी। अब देखिए आपका यहां पर क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है, 300 केल्विन से कहां ला जा रहा है, 60 केल्विन पर। आपको बताना है रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। अब आप इसमें एक बात देखिए जरा, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, और कॉपर क्या है, इसमें कॉपर इसमें मेटल है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखा था, तो रेजिस्टिविटी के वेरिएशन में जो रो था हमारा फॉर मेटल, अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा था तो जो रो था वो टेम्परेचर के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट फॉर सेमीकंडक्टर, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में क्या था कि जो रो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी सेमीकंडक्टर के केस में। तो भाई जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन क्या है इसमें, सिलिकॉन इसमें सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। आपके आगे चलकर सिलेबस में सेमीकंडक्टर डिटेल में भी है, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। और जो हमारा ये कॉपर है, कॉपर क्या है, मेटल है। तो मेटल के लिए क्या हो जाएगा भाई, मेटल के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम यहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, 300 केल्विन से 60 केल्विन पर ला रहे हैं। तो भाई टेम्परेचर कम हो रहा है तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन जो सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेमीकंडक्टर की अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो इंक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी और कॉपर की डिक्रीज होगी, क्योंकि हम उसको कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए कोई कंफ्यूजन हो आप बोल सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, कॉपर एंड नाइक्रोम विच वन हैज पॉसिबल लार्जर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अल्फा की बात कर रहा है ये जो अल्फा है ना, अल्फा पर पूछा गया है कि एक आपके पास क्या है, कॉपर है, और एक आपके पास क्या है, नाइक्रोम। पहले तो ये समझिए कॉपर मेटल है और नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम इज एलॉय। नाइक्रोम क्या है भाई, एलॉय है। और जब हमने देखा था अल्फा को तो मैंने आपको बताया था कि एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। मतलब टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू मेटल, एलॉय के केस में क्या होता है, वो कम होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नाइक्रोम के लिए फॉर नाइक्रोम या फिर कोई भी जनरल एलॉय, फॉर एलॉय, अगर मैं एलॉय की बात करूं तो एलॉय के लिए क्या हो जाएगा, एलॉय के लिए क्या होगा भाई बताओ। एलॉय की अगर मैं बात करूं तो एलॉय के लिए अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है वेरी स्मॉल। और अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना था, कॉपर और नाइक्रोम में किसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा है, तो भाई कॉपर के लिए ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, लेकिन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत जल्दी देखिए आप। देखिए क्या बोला गया, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विद टेम्परेचर इन अ ग्राफ। भैया सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाना है टेम्परेचर के साथ। तो सिलिकॉन क्या है,
सिलिकॉन क्या है आपका, बताइए जरा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो जब सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उस केस में रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकंड में बोला गया सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूंगा कॉपर के लिए, तो कॉपर में तो डायरेक्टली होता है भाई, कॉपर में तो डायरेक्टली होता है ना। तो अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर के केस में क्या हो जाएगा भाई, ये रो आ गया और ये आपका टी आ गया। तो कॉपर के केस में यहां से इस तरीके से, कॉपर के केस में किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ये जो भी 0 डिग्री पर उसके अंदर रेजिस्टिविटी होती हो, तो कॉपर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसके, अगर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में इनवर्सली होता है। तो ग्राफ हम लोगों ने ये जब लेक्चर में देखा था तो वहां भी समझा था, यहां बस एक सिंपल प्रॉब्लम थी, उसको हमने डिस्कस किया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं हम, जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया, अ प्लेटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट पर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। देखिए जरा इधर 10 डिग्री या फिर 10 ओम, क्या दे रखा है भाई, 10 ओम। इसमें क्या बोला गया है, 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है। एंड 20 ओम है कितने पर, 273 डिग्री सेल्सियस पर। और आप एक बात देखिए जरा, 273 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 20 ओम है। फाइंड इट्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई क्या फॉर्मूला होता है यार टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए जरा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये होता है। अब यहां से मैं डिराइव भी कर सकता हूं, या सीधे अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू टी, इंटू टी। टी कहां पर आएगा हमारा, अपॉन में आएगा, इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। तो ये जो आपका अल्फा बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू टी। तो देखिए ये किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, समझो जरा। अल्फा की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा आपका कितना, R273 पर जो आ रहा है, R273 पर कितना आ रहा है, R273 पर कितना दे रखा है, R273 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, सॉल्व करने पर R273 20 माइनस कितना 10 अपॉन 10 इंटू टेम्परेचर में कितना चेंज कराया, 273 डिग्री सेल्सियस का, 273। तो ध्यान रखना इसकी यूनिट सेल्सियस में ही बताना होगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 1/273 सेल्सियस इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम है इस तरीके से, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यूज्ड इन प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 3 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस 3.75 ओम। Its resistance at unknown temperature is measured as 3.15. Calculate the unknown temperature. क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, समझिए जरा। भाई आपको 0 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, 3 ओम। और इसी में आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है, 3.75 ओम। वो किसी अननोन टेम्परेचर पर ये बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस आ गया 3.15 ओम। तो आपसे बोला गया है कि वो अननोन टेम्परेचर बता दो। क्या बोला गया है, अननोन टेम्परेचर बता दो भाई। तो अब आप एक बात बताइए यार, अननोन टेम्परेचर तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। तो भाई आर टी मेरे को दे रखा है 3.15, आर नॉट मेरे को बताना है, सॉरी आर नॉट मेरे को दे रखा है, मेरे को क्या बताना है इसमें, मेरे को इसमें टी बताना है। लेकिन अल्फा नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, अल्फा नहीं है। तो पहले मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्या करूंगा इसमें मैं, अल्फा की वैल्यू। तो ये जो दो डाटा दे रखा है यहां से मैं अल्फा निकालूंगा। कैसे, देखिए जरा अल्फा कैसे आएगा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, समझो अल्फा क्या होता है, R100 हो जाएगा माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, R100 कितना है 3.75, आर नॉट कितना है 3 है, अपॉन आर नॉट कितना है आपका 3 इंटू टी। टी कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में आ रहा है ध्यान रखना,
किस में कर रहे हैं हम इसको, सेल्सियस में कर रहे हैं। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग कहां उठाकर पुट कर देंगे, हम लोग उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। तो हम लोग टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना टी सेल्सियस में आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में सॉल्व करने के लिए 100 की जगह कितना करते हैं हम इसमें 273 में 100 ऐड करके 373 केल्विन करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से होगा ये। तो अब अगर मैं बात करूं तो जो आर टी है आपका वो कितना है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। आर टी कितना है 3 कितना है, आर टी कितना आया था बताओ जरा, आर टी कितना 3.15 इक्वल टू आर नॉट 3 है, 1 प्लस अल्फा हमने यहां से फाइंड आउट किया, जो भी अल्फा आएगा इंटू टी कर देंगे तो फिर टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम और समझिए जरा किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास क्या है, दो ग्राफ है हमारे पास, दो अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने किसी कंडक्टर के लिए क्या किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आईवी ग्राफ ड्रॉ किया। आईवी, अब की बार मैंने वाई एक्सिस पर करंट लिया है और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया है। मैंने बोला कि आप ये बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा। क्या किया है मैंने यहां पर मैंने एक कंडक्टर का दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया है। तो जब दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया है तो उस केस में क्या होगा भाई, समझो जरा। यहां पर अगर हम देखें तो आई और वी ग्राफ से तो रेजिस्टेंस पता चलता है भाई, आई और वी ग्राफ से तो रेजिस्टेंस पता चलेगा ना। तो आप देखिए जरा, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्लोप से। स्लोप कितना आएगा यहां पर, स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा यहां पर क्या बनेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज करंट अपॉन वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब ये 1 अपॉन आर हो गया। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम, स्लोप किसका ज्यादा है, 2 का। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2। और आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, इस हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इस टाइप से आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की प्रॉब्लम्स थी उनको देख सकते हैं।